This meeting is being recorded. नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू हीलिंग एमएनडी इंडिया की आज की मीटिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मेंटल वेलनेस और वेलबींग के बारे में डॉक्टर विपुल प्रजापति साइकेट्रिस्ट हैं, उनका गाइडेंस और उनका हेल्प लेके हम इस पे बात करेंगे। हमारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में मेंटल वेलनेस और मेंटल वेलबींग और मेंटल हेल्थ और वेलनेस में कितना इम्पोर्टेंट है। अब जुड़ने के लिए हम व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ने के लिए ईमेल भी कर सकते हो। प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर। Never disregard any professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website, presentation, YouTube channel, videos, comments, presenters, or the participant comments. Thank you. Thank you. ये हिंदी में स्पीकर है ना, आप पढ़ लीजिए पॉज करके। Okay. So not wasting much time, I would invite Dr. Vipul Prajapati ji. Hello. Welcome sir. Thank you everybody. आप सब लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आप सब लोगों के साथ मिलने के लिए और इस रिगार्डिंग बात करने के लिए, पर्टिकुलरली मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, कैसे उसको मेंटेन किया जाए, कैसे मेंटल डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट किया जाए, क्या क्या कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स है, उस रिगार्डिंग हम बात कर सकते हैं। ठीक है ना? यस सर, बढ़िया। और बाद में आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स है, आप अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू सर। मैं आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी। ओके सर, कैरी ऑन। आप मुझे बताएंगे, मैं आगे आगे करता रहूंगा। प्लीज पहले आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दीजिए लोगों को। ठीक है, मैं डॉक्टर विपुल प्रजापति, मैंने MBBS और साइकेट्री बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से किया है। मैं अभी कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट की तरह प्रैक्टिस कर रहा हूँ गांधीनगर गुजरात में पिछले 10-12 साल से। बहुत बढ़िया सर, वेलकम। हमारी ग्रुप की तरफ से आपको बहुत बहुत वेलकम है सर, स्वागत है आपका। थैंक यू ऑल। ठीक है, आज हम मेंटल हेल्थ प्राइमरी केयर के बारे में सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद उसमें कौन कौन से कॉमन डिसीज है, उस डिसीज से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, कैसे कैसे प्रेजेंटेशंस होते हैं। उसके बाद फार्मेकोलॉजिकल के साथ साथ और क्या चीजें हम कर सके, दवाइयों के साथ और क्या क्या चीजें हम चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, ठीक है। सबसे पहले कॉमन साइकेट्रिक इलनेस जो हमें देखने को मिलते हैं इन जनरल, तो सबसे पहले एंजाइटी जिसे हम चिंता रोग भी बोलते हैं। सेकंड नंबर पे डिप्रेशन जिसे हम उदासी बोलते हैं। थर्ड नंबर पे एडिक्शन, मतलब सब्सटेंस एडिक्शन, जैसे अल्कोहल का एडिक्शन, गांजा, तंबाकू, चरस वगैरह। सबसे ज्यादा अल्कोहल और तंबाकू का एडिक्शन देखने को मिलता है। इसमें ये कॉमन साइकेट्रिक इलनेस में हम देखे जाए तो हम अगर 5 लोग खड़े हैं तो 5 में से एक को कोई ना कोई तरह का साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होता ही होता है। जैसे अगर 5 लोग इकट्ठे खड़े हैं तो उसमें से एक लोग को या इधर एंजाइटी हो सकती है, चिंता रोग जिसे हम बोलते हैं, नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा चिंता। ठीक है ना? जैसे छोटी छोटी बातों में इतना ज्यादा रिएक्ट करना वगैरह वगैरह, उनके दिमाग में चलते रहते थॉट्स, किसी भी चीज को नेगेटिव तरीके से देखना। जैसे कुछ सिंपल सी खांसी या कफ वगैरह हुआ है तो उसके बारे में और ज्यादा डिटेल में कि मुझे कोई बहुत
बीमारी हो गई है, इस तरह की चिंता छोटी छोटी बातों में होते रहना। सेकंड डिप्रेशन, डिप्रेशन जो उदासी, जैसे सपोज कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग कोई भी प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल या मेडिकल या कोई भी तरह का, उस लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम की वजह से एक उदासी, एक बोलते हैं ना कि मन उदास रहता है, कुछ अच्छा करने की इच्छा ही नहीं होती, उस तरफ का चलता ही रहता है। इधर अपने को भी हो सकता है, किसी को जैसे टीबी किसी को भी हो सकता है, वैसे साइकेट्रिक इलनेस किसी को भी हो सकती है। ठीक है, या नेक्स्ट। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कोविड के बाद है ना सर, हाँ, ये एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत बढ़ चुका है। बहुत ज्यादा। अभी 2022 तक तो फर्स्ट नंबर पे आ गया है ये, डिप्रेशन और एंजाइटी फर्स्ट नंबर पे। और कोविड के बाद तो डिप्रेशन एंजाइटी इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि कोविड की वजह से हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ है। इधर हम देखे थे कि लॉस ऑफ फैमिली मेंबर या इधर लॉस ऑफ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, वी कैन से बिजनेस जॉब वगैरह में भी प्रॉब्लम्स हुए सबको, तो उसके कारण एंजाइटी और डिप्रेशन तो फर्स्ट नंबर पे आ गया है अभी। हाँ, नॉर्मली अभी भी हमारे यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है साइकेट्रिक प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से। तो ज्यादातर 40 तक पेशेंट तक तो फैमिली डॉक्टर के पास ही जाते हैं, कोई एक्सपर्ट की सलाह नहीं लेने जाता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एक्सपर्ट की सलाह नहीं देते। क्यों? तो एक तो स्टिग्मा की वजह से सब लोग सोचते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो भी है उसकी वजह से लोग मुझे पागल समझेंगे। ठीक है ना, तो उसके कारण भी कुछ लोग साइकेट्रिस्ट को दिखाने नहीं जाते। साइकेट्रिस्ट को दिखाना मतलब पागल के डॉक्टर को दिखाना, सबके मन में यही चीजें चलती है। तो ऐसा नहीं है, 300 से ज्यादा तरह के साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इसमें से एंजाइटी और ये दो तो बहुत कॉमन है। ठीक है ना, तो अच्छी से ट्रीटमेंट करवाओगे, अच्छे से डायग्नोसिस करवाओगे तो वो प्रॉब्लम है वो जल्दी से क्योर भी हो जाएगी और कम समय में ट्रीटमेंट चलेगी। अदरवाइज कैसा होता है कि हम इसे खींचते रहे, उसकी वजह से ट्रीटमेंट भी लंबी चलती है, डिसेबिलिटी भी बढ़ती रहती है। तो हमें फैमिली डॉक्टर को तो दिखाना चाहिए इनिशियली, बट अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, जो अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हो सकती है, तो आप किसी एक्सपर्ट्स को भी मिलो। देखो जॉर्ज सी, मैंने बताया वैसे 300 से ज्यादा तरह के साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ जैसे उन्माद जिसे हम बोलते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर, उसमें दोनों की तरह के डिप्रेशन और बाइपोलरिटी, उसमें कुछ लोग ज्यादा बोलने लगते हैं, ज्यादा खुश रखने लगते हैं, ज्यादा पैसे यूज करने लगते हैं, मतलब एक्सट्रोवर्ट ज्यादा होने लगते हैं। इस तरह की भी एक साइकेट्रिक बीमारी होती है। दूसरी है उदासी, तो उस तरह की सी होती है। और कुछ लोग मतलब फ्लैट हो जाते हैं, मतलब कोई इमोशंस भी नहीं होता है, इमोशंस लेस हो जाते हैं, इस टाइप की। मतलब कहने की बात है कि एक ही तरह का नहीं होता कि पागल की तरह लोग सोचते हैं कि ऐसे ही साइकेट्रिक बीमारी है। तो छोटे से छोटा जैसे हेडेक, सिंपल हेडेक है, वो भी एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम की तरह भी देख सकते हैं हम उसे। जैसे कुछ लोग बात नहीं करना चाहते तो भी उसके पीछे हम देखें तो डिप्रेशन, एंजाइटी भी हो सकती है। मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो देर आर मेनी साइकेट्रिक इलनेस, मोर देन 300 साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है अभी। करेक्ट सर। मैं आपको इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हमारी बीमारी में जो MND-ALS है ना सर, इसमें इमोशनल इम्बैलेंस बहुत होता है। बहुत डेफिनेटली। ज्यादा हंसना होता है, बहुत ज्यादा रोना होता है। और इसमें ना सर एक एंजाइटी अभी बहुत ज्यादा लोगों को हो रही है। बहुत और बहुत ज्यादा लोगों को। और डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? बिकॉज हम ज्यादा से ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि सही मेरे बात है। साथ क्यों हुआ। मैं ये बीमारी में गूगल पे पढ़ के और भी डिप्रेशन में चले जाते सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि लोग पढ़ते हैं और सोचते ज्यादा है कि मुझे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया है। हाँ जैसे हर एक बीमारी का सिम्टम्स, रीजन, ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस सब अलग अलग तरीके होता है। नहीं है कि सब लोग ऐसा ही सोचते हैं कि साइकेट्रिक की कोई भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर नींद की दवाई देते हैं, नींद हो जाएगी साइकेट्रिक ऐसा ही दवाई देते हैं, तो ऐसा नहीं है। हर बीमारी का लक्षण अलग है, उसका रीजन अलग है, उसकी ट्रीटमेंट अलग है और उसकी आउटकम भी अलग है। मतलब हर एक जैसे हम देखते हैं कि मलेरिया का अलग है, टाइफाइड का अलग है, टीबी का अलग है, वैसे साइकेट्रिस्ट में भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि
लोग साइकेट्रिस्ट सोने की दवाई देते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझो कि हर साइकेट्रिक प्रॉब्लम के लक्षण भी अलग अलग होते हैं कि ये प्रॉब्लम की हो तो ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। जैसे डिप्रेशन देखे तो उसमें मन नहीं लगना, कुछ अच्छा नहीं लगना, कोई काम में मन नहीं लगना, कुछ करने की इच्छा नहीं होता, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, इस टाइप के कॉमन सिम्टम्स होते हैं। और भी बहुत सिम्टम्स होते हैं, होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस टाइप के भी। ठीक है। जो वैसे बाइपोलैरिटी में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा हंसना, खुश रहना, ज्यादा मतलब बोलना, गुस्सा ज्यादा करना वगैरह वगैरह सिम्टम्स भी ऐसे होते हैं जो बाइपोलैरिटी में देखने को मिलते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया जिसमें भ्रम विभ्रम होते हैं। तो हर एक सिम्टम्स अलग होता है। रीजंस में भी कुछ, जैसे डिप्रेशन है तो वो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, और जेनेटिक में भी आ सकता है। वैसे भी जैसे डिप्रेशन में हम देखें तो कुछ न्यूरोकेमिकल्स चेंजेस होते हैं, वैसे स्किज़ोफ्रेनिया में भी कुछ और न्यूरोकेमिकल चेंजेस होते हैं। तो सबका रीजंस अलग होता है। ट्रीटमेंट में भी ऐसा है कि नींद की दवाई तो चलो नींद नहीं आती है, टेम्पररी हम देते हैं, बट जो ट्रीटमेंट है डिप्रेशन में, एंटी डिप्रेशन ट्रीटमेंट है, दवाइयाँ है, जैसे डिप्रेशन में आप विदाउट दवाइयाँ भी सही हो सकते हो। साइकोलॉजिकल वेलबींग में आपको पीछे बताऊंगा कि क्या क्या चीजें करने से डिप्रेशन, एंजाइटी से आप दूर जा सकते हो। ठीक है ना। तो वैसे हाँ, सबसे ज्यादा कि साइकोलॉजी, मैंने बताया कि साइकेट्रिक इलनेस के पीछे रीजंस तो मोस्टली देखा जाए तो साइकोलॉजिकल रीजंस आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है। साइकोलॉजिकल रीजंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाना, अकेलापन। अभी 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 कैसी लाइफ है कि पहले साइकेट्रिक प्रॉब्लम कम थे, उसका एक रीजन है कि सब लोग इकट्ठा रहते थे, न्यूक्लियर फैमिली नहीं थी। समझो कि आप एक ही घर में 10-15 लोग रह रहे हो, तो किसी ना किसी से आपकी बात हो जाती थी, मतलब वेंटिलेशन हो जाता था, दिमाग में बात अकेले चलती नहीं थी। अभी तो ऐसा है कि कोई बात करने को ही नहीं है। अगर किसी को बात करनी भी है तो बात करने को भी कोई नहीं है। तो उसके कारण दिमाग में ऑटोमेटिक थॉट्स चलते ही रहते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। तो ये सबसे बहुत बड़ा रीजन है कि अकेलापन। अभी सब लोग अकेले हो गए, जहां भी देखो आप देखो तो हस्बैंड वाइफ या न्यूक्लियर फैमिली रहेगा, कोई किसी के घर पे नहीं जाए, घूमने जाएंगे लेकिन इकट्ठा नहीं हो गए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही, साइकोलॉजिकल रीजन अभी बढ़ने का रीजन यही है कि लोग एक लोग को दूसरों से दूर जाना चाहते, इकट्ठा ही नहीं होना चाहते। करेक्ट सर, बहुत 100% करेक्ट। अभी पहले जैसा हम सोशल गैदरिंग में नहीं करते, हम सब लोग जूम पे और वीडियो कॉल पे मिलते यस, अभी अभी हैं। वर्चुअल फ्रेंड्स बढ़ गए, रियल फ्रेंड्स कम हो गए। करेक्ट। और हमारा पर्सनल टच अभी नहीं है कि हाँ, हमारे फैमिली और फ्रेंड के साथ पर्सनल टच नहीं है। किसी के कभी अभी अभी तो कैसा है कि अभी कुछ हुआ है सिर्फ फोन पे बात कर लो। पहले तो लोग, अभी तो आप शादी में भी देखो तो पहले एक हफ्ता 10 दिन रुकते थे, अभी तो सुबह में आके शाम को चले जाते हैं। कहीं पे भी, मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में ही है, खुशी वाली सिचुएशन में भी सब लोग साथ में नहीं होते, ऐसा हो गया है। तो करेक्ट, ज्यादातर अकेलापन आ गया अभी। 100% करेक्ट सर। अकेलापन हमें अंदर से अंदर बहुत खा रहा है अभी। सही है। दूसरा रीजन है, मैंने बताया बायोलॉजिकल रीजन। साइकोलॉजिकल रीजन तो है ही साइकेट्रिक प्रॉब्लम होने में, दूसरा है बायोलॉजिकल रीजन। जैसे कुछ दिमाग के अंदर न्यूरोकेमिकल है, वो चेंजेस की वजह से हमें मूड में चेंजेस होने लगते हैं, हमारी सोच में चेंजेस होने लगते हैं। तो हमें ये न्यूरोकेमिकल है वो बैलेंसिंग करना होता है। हम जो दवाई देते हैं ये न्यूरोकेमिकल बैलेंस करने की दवाई देते हैं। हम कोई नींद की ऐसा कोई दवाई नहीं देते, पर थोड़ा सिडेटिव दवाई होती है कुछ। तो ये चीजें भी दिमाग में रखना है। काफी लोग यही सोचते हैं कि बायोलॉजिकल रीजन से ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ बायोलॉजिकल रीजन से भी होते हैं, सिर्फ साइकोलॉजिकल रीजन से ही नहीं होते। तो हमें इस पे भी ध्यान देता है। सपोज कि किसी की डेथ हो गई और साथ आपको 10-15 दिन, महीना अगर डिप्रेशन जैसा रहा, कुछ अच्छा नहीं लगना रहा, तो दैट इज नॉर्मल। बट अगर वो चीजें 6-12 महीने तक खींचती है तो वो हम नॉर्मल नहीं गिनते हैं कि ये साइकोलॉजिकल रीजन नहीं, उसके कारण दिमाग के न्यूरोकेमिकल पे असर हुआ है, उसके कारण होते हैं। ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल चीजें भी ध्यान में रखना है। करेक्ट सर। हम आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी बीमारी में न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत अफेक्ट कर रहा है और ये न्यूरो ट्रांसमीटर बहुत अफेक्ट कर रहा है।
हमारे जो न्यूरो साइको केमिकल है हमारे ब्रेन में, हाँ दोज आर अफेक्टेड, और उसके हम्म, कारण हमारे इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है। सही है, सही है। जेनेटिक रीजंस, कि अगर आपकी फैमिली में किसी को कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम हुआ है तो उसके बाद की जनरेशन को अगर सिचुएशन ऐसी आई तो हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर एक को होगा। समझो कि घर में एक को फादर को प्रॉब्लम है डिप्रेशन की, तो बच्चे में आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है कि प्रॉब्लम्स 3-4 जगह से एक साथ आते हैं, तो देयर आर चांसेस कि डिप्रेशन आ सकता है। तो जेनेटिक रीजंस भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम होने में है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन वगैरह में है, वैसे साइकेट्रिस्ट में भी ऐसा ही होता है। मानसिक रोगों में भी जेनेटिक्स रीजन हो सकते हैं। करेक्ट सर। काफी बार एक साइकेट्रिक इलनेस के साथ दो और कॉमन होते हैं, जैसे अगर हम देखा जाए तो डिप्रेशन, एंजाइटी कॉमनली देखने को मिलते हैं। जो लोग अल्कोहल वगैरह लेते हैं उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन देखते हैं। मतलब एक के साथ 2-3 साइकेट्रिक इलनेस एक साथ भी देखने को मिल सकती है। करेक्ट सर, आजकल के जमाने में बाय वन गेट वन फ्री जी चल रहा है। सही है, ऐसा ही है। लोग हाँ, ऐसा सोचते हैं कि एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे भी कॉमन है हर जगह पे, जैसे अगर डिप्रेशन या एंजाइटी है तो लोग ऐसा बोलते हैं कि आप ड्रिंक करना शुरू कर दो, एंजाइटी डिप्रेशन चला जाएगा। तो लोग ड्रिंक करना शुरू, इनिशियली थोड़ा फायदा भी होता है, लेकिन उसके बाद एक और इलनेस साथ में आ जाती है, सब्सटेंस एडिक्शन की। तो मतलब करेक्ट। ऐसे करके भी इलनेस इकट्ठा होती है। इसीलिए अच्छे से अच्छी जगह पे दिखाओ और प्रॉपरली गाइडेंस के बाद ही ट्रीटमेंट करवाओ। Yeah, I totally agree with you, sir. Counseling is very important in this डेफिनेटली। matter. काउंसलिंग हमें जरूर लेना चाहिए, प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए। हमारे सामने विपुल सर है, वो भी हमें एडवाइस दे सकते हैं। तो कभी भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर है ही, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जरूर सर, थैंक यू। लेट्स गो। हाँ, सबसे कॉमन सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, आजकल कोई डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलता है मेरा मूड नहीं है, मुझे ये करने की इच्छा नहीं है, पर सबसे ज्यादा फिजिकल सिम्टम्स की तरह साइकेट्रिक रीजंस होते हैं। जैसे हमारे पास ज्यादा पेशेंट्स आते हैं हेडेक की वजह से आते हैं, कि जैसे मुझे सर दुखता है, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे पूरे बॉडी में दर्द होता है। आप सबका टेस्ट करवाओ, एमआरआई तक करवा दो, लेकिन सिर दर्द नहीं, मतलब कुछ अंदर निकलता नहीं है, पूरी बॉडी का टेस्ट करवा लो फिर भी कुछ निकलता नहीं। तो ज्यादातर जो भी प्रेजेंटेशन है ना, वो फिजिकल सिम्टम्स में ही आता है। सबसे ज्यादा हेडेक है, बॉडी एक है, फिर मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बॉडी में, जैसे हम बोलते हैं ना कि माइल्ड फीवर जैसा, फीवरिश जैसा भी रहता है, ये भी एक साइकेट्रिक सिम्टम्स ही है। लोग उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जगह वो फिजिशियन के पास बहुत बार जाते हैं, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से हो ही नहीं पाती है। मतलब क्या प्रॉब्लम है, देखो, अगर आप साइकेट्रिस्ट पे जाओगे तो हेडेक के लिए वो डिटेल में पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिमाग में चल रहा है, क्या क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप फिजिशियंस के पास जाओगे हेडेक की कंप्लेन लेके, तो ब्लड प्रेशर चेक करके आपको हेडेक की दवाई देंगे, पर ज्यादातर केस में कोई बोलता ही नहीं कि मुझे उसके पीछे का रीजंस क्या है। तो ज्यादातर इस फिजिकल सिम्टम्स के पीछे साइकेट्रिक रीजंस भी होने लगते हैं। करेक्ट सर। हम्म। हाँ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि इंफॉर्मेशन, लोगों के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि हमें अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो किसके पास जाना चाहिए। सपोज कि मुझे सिर दर्द हो रहा है और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो लोगों को पहले तो यही नहीं पता है कि ये एक बीमारी है। लोग ऐसा समझते हैं कि ये एक नॉर्मल चीज है, उदास होना, टेंशन में आना, नींद नहीं आना, काफी बार गुस्सा आना, ये सब नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल तो है ही, लेकिन एक चीज के ऊपर कुछ जाए तो दैट इज नॉट नॉर्मल, तो हमें उसकी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। तो ये लेक ऑफ इंफॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि लोगों को पता ही नहीं है कि ये एक बीमारी भी है और इसकी ट्रीटमेंट भी है। एक एग्जांपल दूं तो अभी फीमेल है घर में कोई, अगर उस वो बार बार घर को अच्छे से साफ कर रही है, बाथरूम अच्छे से साफ करिए, यूटेंसिल अच्छे से साफ करिए दिन में 4-5 बार, तो लोग ऐसा सोचेंगे कि ये तो अच्छी चीज है ना कि वो अच्छे से साफ सफाई रख रही है, लेकिन वो भी एक प्रॉब्लम ही है, जिसे हम ओसीडी बोलते हैं, क्योंकि लेक ऑफ इंफॉर्मेशन है कि भाई ये भी एक प्रॉब्लम ही है। तो वैसे उदासी, एंजाइटी, ये सब एक प्रॉब्लम ही है, तो उसे
अगर आपके पास आप अगर पता चलता है कि इसको ये प्रॉब्लम है, तो आप उसे समझाओ, उसे इन्फॉर्म करो और उसे ट्रीटमेंट लेने के लिए मतलब मोटिवेट करना चाहिए हमें। करेक्ट सर, आपने एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया। इट इज काइंड ऑफ फोबिया, फोबिया Yes. बोल सकते हैं। हाँ, और ये फोबिया बहुत गलत तरीके से हमारे लाइफ को अफेक्ट करता है। सही है। हाँ, कुछ लोगों को तो मैंने बताया वैसे कि फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि उसके पीछे साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी है। सपोज कि लॉन्ग स्टैंडिंग से कोई फीमेल है, उनको हेडेक चल रहा है, उन्होंने काफी बार दवाई करवाई, लेकिन वो किसी को बताते ही नहीं, क्योंकि खुद को ही नहीं पता होता है। एक लाइट बोलते हैं ना, कि लाइट होती ही नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगर कोई सजेस्ट भी करता है तो लोग ऐसा ही बोलते हैं कि मैं पागल हूँ, तो अब मुझे साइकेट्रिस्ट के पास भेजने की बात कर रहे हो। तो खुद को भी जानना जरूरी है कि हमारे ये सिम्टम्स के पीछे क्या क्या चीजें हो सकती है। करेक्ट। आजकल ये बहुत चीज कॉमन है कि हम किसी को भी मतलब उंगली दिखा कि तू ये कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू ये गलत कर रहा है। हम सबको एडवाइस देते, गलत गलत चीजें ही बताते रहते कि गलतियां ही ढूंढते। हम किसी को किसी छोटी अच्छी चीज के लिए भी हम उसे बोलते हैं ना कि मोटिवेट नहीं करते कि तूने ये अच्छा काम किया, तूने ये अच्छा काम किया। हम सिर्फ उसकी गलती निकाल दिया। सपोज आपने 100 अच्छे काम किए लेकिन एक गलत काम किया, तो वो एक गलत काम के लिए ही आपको लोग बोलेंगे, 100 अच्छे काम के लिए कोई याद नहीं है। तो ये हमारे अभी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम गलतियां निकालने में मास्टर हो गए हैं। तो हमें हमें आसपास के लोगों को देखना है कि वो क्यों नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है। नहीं कर रहा है तो उसका रीजन ढूंढो। रादर देन हम उसे ये गलती दिखाते हैं कि नहीं कर रहा है, नहीं, वो तो उसे भी पता है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है या नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप उसे सुनो। सबसे जरूरी अभी कि एक्टिव लिसनिंग, कि वो बंदा क्या कहने को चाह रहा है, क्या उसे क्या प्रॉब्लम है। हम सिर्फ वही कि ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं कर रहा है, तू काम चोर है, वगैरह वगैरह हम बोलते रहते हैं। करेक्ट। हम्म, और सर आजकल है ना सर, बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है ईगो और एटीट्यूड का। यस। दिस इज अफेक्टिंग एवरीबॉडीज हेल्थ, खुद का भी हेल्थ और फैमिली का भी हेल्थ। हाँ जी। ज्यादातर मेन रीजन साइकेट्रिक इलनेस को पहचानने के लिए मेन रीजन है सुसाइड। क्योंकि काफी बार लॉन्ग स्टैंडिंग साइकेट्रिक इलनेस है, किसी को नहीं होती है तो लास्ट में लोग सुसाइड भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे कि कितना भी कर लो, कोई किसी को बताता ही नहीं है और एंड में सुसाइड की तरफ जा रहा है। सबसे ज्यादा मेजर आइडेंटिफिकेशन वही है कि हमें सुसाइड को प्रिवेंट करना ही करना है। कुछ भी हो जाए कि सुनने के ट्राई करो, उसे ट्रीटमेंट के लिए मोटिवेट करो। नहीं तो लोग परेशान हो के ये सब चीजें कर रहे हैं। जैसे मैंने ये एक सिंपल चीज है कि 2000 में 1 मिलियन लोगों ने सुसाइड किया, तो 2000 ईयर में 1.5 मिलियन 2020 तक हो गए। अभी हम 40 सेकंड करेंगे तो एक ने सुसाइड कर लिया होगा। हम 3 सेकंड गिनेंगे, एक ने सुसाइड अटेम्प्ट किया हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि हम सोचे कि अभी 1 2 3 हमने काउंट किया, तो तब तक एक ने अटेम्प्ट कर दिया और 40 सेकंड में एक ने सुसाइड कर दिया। मतलब सुसाइड का रेट बहुत कॉमन हो गया है बिकॉज ऑफ साइकेट्रिक इलनेस। तो हमें ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम को पहचान के सुसाइड को कंट्रोल करना है, प्रिवेंट करना है। ठीक है ना। और सबसे ज्यादा सुसाइड 15 से लेके 45 ईयर की, जो हमारी एक्टिव जो एज है ना, उसमें ही सबसे लोग ज्यादा सुसाइड करते हैं। तो हमें वो प्रिवेंट करना है। करेक्ट। सुसाइड का ये नॉर्मल चीज है कि क्या क्या चीजों की वजह से सुसाइड होते हैं। तो सबसे ज्यादा मेल में होते हैं, फीमेल के कंपैरिजन में। अडोलेसेंट और ओल्डर एज, यंग एज जो बोलते हैं ना, कि छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। जैसे अभी अभी हम देखते हैं तो लव फेलर में काफी लोग तुरंत सुसाइड कर देते हैं। ओल्डर एज में अगर फादर और सन के बीच में अच्छा नहीं चल रहा है तो भी रिएक्टिव होके कर देते हैं। डिप्रेशन एक तो मेन रीजन है ही, अगर पास्ट अटेम्प्ट किया हुआ है तो भी एक रीजन है। साथ में अल्कोहल है, तो अल्कोहल एडिक्शन में कैसा होता है कि अगर अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म काम ही नहीं करते तो उसके कारण भी सुसाइड हो जाता है। कुछ हेलुसिनेशन, भ्रम विभ्रम ऐसे होता है कि जिसके कारण वो सुसाइड करवाते हैं आपसे। फैमिली सपोर्ट नहीं है, सोशल सपोर्ट नहीं है,
किसी ने प्लान बनाया हुआ है और मतलब अकेलापन ज्यादा है, तो ये सब चीजें है कि जो सुसाइड के रिस्क फैक्टर है। करेक्ट सर। और इसमें ऐड करने के लिए बीमारी जो जिसका कोई इलाज नहीं है, वो भी एक बहुत हाँ, बड़ा रीजन है। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स है जो बेड रिडन बना देते हैं या फिर आपको डिपेंडेंट बना देते हैं, वो भी एक मेजर रीजन है। करेक्ट। एंड सर आजकल एजुकेशनल स्ट्रेस भी बहुत हो रहा है बच्चों में। हाँ, वही परफॉर्मेंस प्रेशर एक प्रेशर जो एडोलेसेंट में जो भी हो रहे हैं, वो दो चीजों से होते हैं। एक तो एक स्टडी प्रेशर और एक लव फेलियर। ये दो चीजें ऐसी है कि जो एडोलेसेंट को तुरंत ब्रेक कर देती है, और ये दोनों में चीजों में सबसे ज्यादा सुसाइड का रिस्क है। हमें दुखी से खुशी की तरफ लेके जाना है सबको। करेक्ट सर। हमें अपने आप को मोटिवेट करना है और दूसरों को भी मोटिवेट करना है। पॉजिटिविटी बांटते रहना है। हमें सबको यही बताना है कि हमें खुश ही रहना है। खुश रहने से प्रॉब्लम का हल नहीं तो प्रॉब्लम झेलने की ताकत मिलती है। करेक्ट। विपुल जी, मेरे ग्रुप में अभी 240 मेंबर है। मैं दिन में कम से कम 10 या 20 लोगों के साथ यही काम करता रहता हूँ एवरी डे। अच्छा है, चलो आप अच्छा काम कर रहे हो। नहीं, मुझे चाहिए सभी लोग अच्छा काम करें। नहीं, सही बात है, वो तो करना ही है ना। हमें क्या करना है सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए? तो सबसे पहले तो हमें ये कोई भी मतलब समझो आपकी, हमें कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम में क्या 5 चीजें को कंट्रोल करना है। तो एक तो सुसाइड का रिस्क है, वो कंट्रोल करना है। एक मिनट हो। हमें क्या चीजें कंट्रोल करना है कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम में? तो एक तो सुसाइड का रिस्क, वो एक कंट्रोल करना है। दूसरी चीजें हमें नॉन जजमेंटल होके सुनना है कि हम क्या क्या चीजें जजमेंट के साथ सुन रहे हैं और क्या क्या चीजें नॉन जजमेंट के साथ है, हम पीछे देखते क्या क्या करना है। तीसरा है सपोर्ट एंड गिव इंफॉर्मेशन, कि हमें सब कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो, फैमिली में, फ्रेंड्स में या आपके आसपास, तो हमें एक तो सपोर्ट देना है उसे, जो सबसे लेकिंग है। और दूसरा है कि इंफॉर्मेशन, काफी लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो हमें इंफॉर्मेशन और सपोर्ट दोनों देना है। तीसरा हमें उसे मोटिवेट भी करना है कि अगर जरूरत है तो प्रोफेशनल हेल्प भी लेना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और मोटिवेट द सेल्फ हेल्प टेक्निक, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सेल्फ हेल्प आप कैसे कर सकते हो अपने आप की, वो टेक्निक्स भी आपको करते रहना है। करेक्ट। तो सबसे पहले हम ट्राई टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सुसाइड। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। हाँ, कैसे हम रिस्क को कम कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें क्या क्या पूछना है नेक्स्ट, कि सपोज आपके पास कोई बंदा है कि सुसाइड की बात करना है, तो सबसे पहले कि आप पूछो कि आपको लाइफ कैसी लग रही है, कि आपको मतलब लाइफ से क्या एक्सपेक्टेंसी है, आप लाइफ को कैसे देख रहे हो। दूसरा है कि आपको कभी ऐसे थॉट्स आते हैं कि इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं। आपने कभी सुसाइड के बारे में सोचा है? आपने सुसाइड का कोई प्लान बनाया है? आपके पास कोई ऐसी चीज या आपने कुछ रखा है कि जैसे सुसाइड कर सको? आपने कभी पास्ट में सुसाइड किया है या नहीं? और आपने किसी को बताया है सुसाइड करने के बारे में? ये सब कॉमन चीजें हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम ये सब चीजें पूछ के उसको सुसाइड का बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हमें ये चीज पूछनी है तो सामने वालों को भी पता चले कि ये हमें सीरियसली ले रहा है और हमारे बारे में ज्यादा जानने का ट्राई कर रहे हैं और हमें इससे निकालने का ट्राई कर रहा है। ठीक है ना? तो हमें अगर कोई सुसाइड के बारे में पूछ रहा है तो ये सब चीजें पूछनी है और हमें रिस्क असेस करना है कि कितना रिस्क है। करेक्ट। एंड सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें ना ये सुसाइड वाला थॉट है ना, थोड़ा फटाफट स्किप करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, जाने दो, नेक्स्ट करो। जाने दो, नेक्स्ट कर दो। ये भी जाने दो, अभी नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाँ, ये सबसे जरूरी है, लिसन नॉन जजमेंटल। हम अभी हमारे में ये क्वालिटी है नहीं कि हम एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं। कोई भी अगर आपको कुछ अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाहता है या बताने का ट्राई भी करता है, तो हम जजमेंट देने लग जाते हैं। हम कोर्ट की तरह जजमेंट देते हैं कि आपने ये गलत किया, आपने ये किया, आपको ये करना था, आपको ये करना था, आपका में ये प्रॉब्लम है, मतलब हम जजमेंटल हो जाते हैं। हमें सुनना है उसे कि वो क्या बताना चाह रहा है, उसके दिमाग में उसे भी पता है कि उससे ये गलती हो गई है, ये हो गया है,
और इसमें से हमें कैसे निकालना है उसे, तो हमें सुनना है। काफी चीजें अगर कोई सामने वाला आपको आराम से सुने ना तो भी 50% प्रॉब्लम्स चले जाते हैं। तो हमें जज की तरह नहीं, हमें एक्टिव लिसनर की तरह उसे सुनना है। सुनने से 50% प्रॉब्लम्स हो जाती है। आराम से सुनो और किसी को बताओ नहीं। अगर आप पे किसी ने ट्रस्ट किया है बताने के लिए कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, तो हमें ये चीजें किसी को बतानी नहीं है, नहीं तो फिर उसका एक ट्रस्ट टूट जाता है। तो हमें वो चीजें अपने तक ही रखनी है। वो बताना चाहे किसी और को तो ठीक है, नहीं तो वो अपने तक रख के अगर हम उसे पॉसिबल सॉल्यूशन दे सके तो, नहीं तो मोटिवेट कर सकते हैं प्रोफेशनल हेल्प लेने की तरफ। जजमेंटल, हमें जज नहीं है हम, मतलब हम नॉन जजमेंटल की तरह काम करना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, इसमें कैसा होता है कि काफी लोग आपको कुछ बताने का ट्राई भी करते हैं। जैसे समझो कि आप अपने ग्रुप में बैठे हो और कोई बंदा उदास है, तो वो ट्राई नहीं करेगा आपको सामने से बताने के लिए, लेकिन आपको उसे इनडायरेक्टली पूछना है कि ये प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है, कुछ सबके सामने नहीं, जब आप अकेले उसके साथ है, अगर वो बात करने का ट्राई कर रहा है या फिर वो कुछ कम बोल रहा है, जो रेगुलर आपके साथ में टच में रहते हैं, उसका नेचर चेंज हो गया या उसका बिहेवियर चेंज हो गया है, वो सब आप नॉन वर्बल का में उसके हाव भाव से आप पता कर सकते हो कि इसे भी कुछ प्रॉब्लम है, जिसे आप रेगुलरली मिलते हो। जैसे मैंने बताया कि वर्ड, टोन और जेस्चर हम बोले, तो जेस्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब 56% जेस्चर्स पे होता है, 7% वर्ड से, 37% चीजें हम टोन से भी पता कर सकते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। करेक्ट। वर्बल को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देखो ये इसलिए मैंने दिखाया कि अगर आप दोनों को पीठ की तरफ बिठा दो दोनों को और बातें करने को बोलो, तो आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। सो वर्बल कम्युनिकेशन अकेला इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉन वर्बल, जैसे समझो कि मैं आपके साथ बैठा हूँ और आप मुझे बात कर रहे हो, मैं भी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मेरी जो बात सुनना और मेरे जो बात बोलना दोनों चीजें सही नहीं है। मेरा एक्सप्रेशन कि मैं आपकी बात सुनने के खातिर सुन रहा हूँ, बाकी मैं अपने में बिजी हूँ, अपने में बिजी हूँ, तो वो आपको बताने का भी ट्राई नहीं करेगा। तो जो आप सुन रहे हो और आपका जो गेस्चर है, दोनों एक जैसा होना चाहिए कि आप उसे सीरियसली ले रहे हो, सुन रहे हो, वो बहुत जरूरी है। करेक्ट सर, हमें जब भी बात करना है आंखों में आंखें डाल के हाँ, बात करना है, हमें और सामने वाले का जेस्चर और टोन भी समझना है। सही तभी है। हमें मालूम पड़ेगा कि सामने वाले के दिमाग में एक्चुअली क्या चल रहा है। और वो भी आपको बताएगा अगर आप क्लियरली रहोगे, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस है। आप हम समझ सकते हैं कि मतलब सरप्राइज, खुशी, गम, दुख, इरिटेशन, रोना वगैरह। करेक्ट। हम नॉन जेस्चर की बात करें, चार्ली चैपलिन ने अपनी मूवीज में कभी भी कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन सबको पता चल रहा है कि वो क्या बताना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट सर। और आज की तारीख में मिस्टर बीन है, बीन, मिस्टर बीन। हाँ मिस्टर बीन सबसे बेस्ट कि उनकी कॉमेडी, कॉमिक आप देखो, टाइमिंग, उनके मतलब जेस्चर से ही सब पता चल रहा है। उनको एक मतलब एक वर्ड भी बोलने की जरूरत नहीं है। करेक्ट सर, मुझे याद आ रहा है मैं बचपन में चार्ली चैपलिन का मूवी देखने गया था। उसके बाद मैंने मिस्टर बीन का भी देखा और लॉरेल एंड हार्डी भी था। हाँ सही है। हाँ, अभी अभी हम जो मेन चीज है वो है एम्पैथेटिक व्यू हमारा होना चाहिए। हम अभी सिंपैथी दे रहे हैं। एम्पैथेटिक व्यू में कैसा है कि मैं एग्जांपल दूं कि आपके शूज में कहीं पे आपको कुछ लग रहा है, तो हम सामने वालों को बोलेंगे कि नहीं लगेगा, आप ये ऐसे करो ऐसे करो। इसकी जगह आप खुद उस शूज में पाँव डाल के देखो कि आपको कैसा लग रहा है। तो दैट मीन्स कि हम बाहर से हम बहुत सारी चीजों के लिए हम एडवाइस इतनी सारी दे ले रहे हैं, मतलब सिंपैथेटिक कुछ कोई बात नहीं, ऐसा होता है। उसकी जगह हमें उसे पॉजिटिव तरफ ले जाना है कि पॉजिटिव एम्पैथेटिक व्यू देना है। कैसे दे सकते हैं हम कि मैं समझ सकता हूँ कि इस चीजों में इस चीज में आपको ऐसा फील हो सकता है, मैं भी इस चीज में से निकला हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि आप इस चीज में से निकलने का बहुत ट्राई कर रहे हो, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है। मतलब
हमें उसे ऐसा दिखाना है कि हम भी ये चीज में से निकले या लोग इस चीज में से निकले तो कैसे निकल सकते हैं। ठीक है ना। काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि ये कोई बड़ी चीज नहीं, आप ऐसा ऐसा करो निकल जाओगे, ऐसा नहीं बोलना, निकलोगे, लेकिन आपको ये सब चीजें बड़ी चीज है ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। अपने आप को ऐसे सपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोगों को कोई सपोर्ट ही नहीं, फैमिली का, सोशल, पर्सनल, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है। घर में भी आप देखो तो हस्बैंड वाइफ को वाइफ का सपोर्ट नहीं मिलता है, हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिलता है, फैमिली में पेरेंट्स का काफी बार नहीं था, फ्रेंड्स में, सोसाइटी में, मतलब लोग अपने में ही बिजी हो गए हैं। सब लोग अपनी परेशानी में इतने बिजी है कि सपोर्ट तो दूर की बात हो गई अभी। तो हम एक दूसरे की सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं, क्योंकि हम अकेले का नहीं है, हमें भी कभी प्रॉब्लम होगा तो वो भी हमारे साथ खड़ा होगा। तो सपोर्ट बहुत जरूरी है। और इंफॉर्मेशन, जैसे ये चीज ये मैंने दिखा है कि कोई एक पेशेंट है वो ब्लैक स्पॉट के साथ आ रहा है, तो ब्लैक स्पॉट उसकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ब्लैक स्पॉट होने के रीजन क्या है, हमें वो देखना है। काफी लोग डॉक्टर के पास जाके वो बोल देंगे ब्लैक स्पॉट कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जानना चाहेंगे तो ये जानना है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो हमें वो समझना है कि वो कुछ बता रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। सपोज ये बंदा है तो उसको ऐसा हो सकता है कि ऐसा है, ब्लैक स्पॉट के पीछे कैंसर रीजन हो सकता है, तो उसको ये ब्लैक स्पॉट का डर नहीं, उसे कैंसर का डर है। तो हमें वो समझ के उसका वो डर निकालना जरूरी है। करेक्ट। इंफॉर्मेशन जितने भी हो सके आप उतने दे सकते हो कि कहाँ पे सेशंस हो सकते हैं, कहाँ पे काउंसलिंग सेशन, कहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप है। जैसे काफी सेल्फ आप चला रहे हो, वैसे लोकली भी चलते हैं, लाफिंग क्लब्स भी चलते हैं, एज ग्रुप के वाइज भी गार्डन में वगैरह में इकट्ठा होते हैं। ऑनलाइन भी काफी ऐसी कम्युनिटीज है जिसे आप मिल सको, सब्सटेंस में भी ऐसी कम्युनिटी है जिसे आप मिल सको। ये सब चीजें भी आप कर सकते हो। हेलो हेलो। हाँ हाँ, ये छोड़ोगे, हाँ जी। सबसे जरूरी बात, साइकेट्रिक प्रॉब्लम में सब लोग हमने ये मोटिवेशन टू हेल्प प्रोफेशनल में इसीलिए लिखा है कि सब लोग ज्यादातर अभी हम बोलते हैं ना कि फेथ हीलर के पास ज्यादा जाते हैं, जैसे भूत बुआ वगैरह हम बोलते हैं। नेक्स्ट साइड कि सब लोग एस्ट्रोलॉजी और भूत बुआ में ज्यादा करो, आप उसमें भी मना नहीं कि करो, लेकिन कुछ लोग ज्यादा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्रोफेशनल हेल्प के पास नहीं जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं कि मुझे ये तारे वगैरह हो जाएंगे तो सही हो जाएगा। आप उसमें भी बिलीव करो, मना नहीं है, लेकिन साथ में प्रोफेशनल हेल्प भी लेना जरूरी है। और कुछ ऐसे जगहों पे तो जाना ही नहीं। सेल्फ हेल्प टेक्निक्स तो अभी कौन कौन से सेल्फ हेल्प टेक्निक्स है नेक्स्ट, जैसे ये तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को, सपोर्ट ग्रुप भी हेल्प बाय करिए। नेक्स्ट करो, मैं बताता हूँ आगे कौन कौन से सेल्फ हेल्प टेक्निक। सबसे ज्यादा जरूरी है एक्सरसाइज, उसके बारे में भी मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी मेन चीज मैं बता देता हूँ। एक्सरसाइज डेली, वीक में 4 से 5 दिन, 20 to 30 मिनट मिनिमम, मैक्सिमम 1 to 2 आवर्स करो। इससे क्या फायदा होते हैं, एक्सरसाइज से क्या फायदा होते हैं, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्सरसाइज से हमारी एंजाइटी कंट्रोल होती है, हमारा जो एंजाइटी थ्रेशोल्ड है वो बढ़ जाता है। आप एंजाइटी के सिम्टम्स देखो और एक्सरसाइज दोनों सेम ही है। हम एक्सरसाइज करके एंजाइटी बढ़ाते हैं तो एंजाइटी अपने आप कम होने लगती है। एक्सरसाइज से और क्या क्या फायदा होता है, तो मूड बढ़ अच्छा होता है, मूड एलिवेशन की तरह काम करता है। ठीक है ना। करेक्ट सर। और हमारी बीमारी में फिजियोथेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो हमने हमने देखा हुआ है कि एक्सरसाइज से हम सब बता रहे हैं कि हार्ट की हेल्थ बहुत अच्छी होती है, हमने कभी साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स के बारे में नहीं सोचा है। तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स में क्या होता है, तो मूड इम्प्रूव होता है, स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है, इमोशनल जो बोलते हैं ना कि इमोशनल अप डाउन होते हैं वो बहुत कम होता है। तो साइकोलॉजिकल वेल बीइंग के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव करने के लिए बहुत जरूरी है। तो और क्या क्या फायदे हैं, तो सबसे पहला इम्प्रूव द मूड, मूड आपका बहुत ज्यादा अच्छा होता है। बोलते हैं ना एक्सरसाइज करके आप अपने मूड को बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हो, खुश रह सकते हो। दूसरा, स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है उसे एक्सरसाइज करने से।
हमारा जो स्टीरॉयड लेवल जो रिलीज होता है बॉडी में वो बहुत कम होता है, स्ट्रेस भी बहुत कम होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तीसरा कि हम बोलते ना कि सेक्स सॉरी एक्सरसाइज करने से फिजिकली हम बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं, तो हमारा लुक भी बहुत अच्छा होता है और उसके कारण भी हमें बहुत अच्छा लगता है। तीसरी चीज सेटिस्फेक्शन, खुद को देख के हमें और अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है, बॉडी इमेज तो अच्छी होती है, एनर्जी भी बहुत अच्छा बढ़ जाती है। कॉन्फिडेंस जो हम बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस लेवल, फिजिकल हम कुछ करने, सपोज हमने कभी वॉक नहीं किया है और अगर हम एक्सरसाइज करने से 10 किलोमीटर चल सकते हैं तो वो फिजिकल एबिलिटी की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। और डिप्रेशन, साइकेट्रिक, बहुत ज्यादा साइकेट्रिक प्रॉब्लम में तो एक्सरसाइज बहुत हेल्प करता है। सेकंड चीज है माइंडफुलनेस। एक्सरसाइज तो मैंने समझा है, वैसे बहुत चीज है, तो माइंडफुलनेस, तो माइंडफुलनेस क्या चीज है? पॉजिटिव माइंडफुलनेस हम जो बोलते हैं, तो पॉजिटिव माइंडफुलनेस वन काइंड ऑफ मेडिटेशन का फॉर्म है, ठीक है ना। तो माइंडफुलनेस द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग फुल्ली प्रेजेंट एंड अलाइव, बॉडी एंड माइंड यूनाइटेड। तो माइंडफुलनेस की टेक्निक से हम माइंड और बॉडी को एक लेवल पे लाते हैं, ठीक है ना, कि हमारा माइंड अभी कहीं और चलता है, हमारी बॉडी कहीं चलती है, तो हम पॉजिटिव माइंडफुलनेस करके हम बॉडी और माइंड को एक जगह के केंद्रित करना है उसे, उसकी वजह से एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी से मिलती है, जो हमारे एक्सेसिव थॉट्स है वो कंट्रोल हो जाते हैं, यहाँ से यहाँ जो थॉट्स घूमते रहते हैं वो बंद हो जाते हैं और आप एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट अच्छे से कर सकते हो। तो माइंडफुलनेस टेक्निक्स भी बहुत सारी है, उसके लिए भी हम आपको नेक्स्ट सेशन में हम एक साइकोलॉजिस्ट से बात करवा के माइंडफुल टेक्निक्स के बारे में भी डिटेल में आपको बताएंगे। हाँ, मेन चीज ये एक्सेप्टेंस। अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है एक्सेप्टेंस और लेट गो का, कि हम कुछ चीजें लेट गो नहीं कर पाते और कुछ चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो हमें हमारी कुछ प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना है, उसे कैसे बाहर निकलना है, उसके तरीकों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कुछ चीजें अगर हमारे बस में नहीं है या हम नहीं कर सकते या हमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो उस तरह से उसे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाँ, सबसे पहले अभी रोल ऑफ केयर गिवर्स, हमें जो भी बोलते हैं ना कि प्राइमरली जो भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम या कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम में साथ में जो केयर गिवर होता है, तो उसे क्या कर सकते हैं, उसे मतलब हम खुद केयर गिवर भी कोई प्रॉब्लम में नहीं आए और जो भी पेशेंट है वो दोनों अच्छी तरीके से एक दूसरे को समझ सके और कैसे निकल सके। तो प्रिपेयरिंग अ केयर प्लान, तो आप पेशेंट्स की जो स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, जैसे आपके पास आपके जो रिलेटिव्स है, अगर आपके ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर या कोई भी है, तो उनकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, स्ट्रेंथ को आप यूटिलाइज करके उनको बढ़ावा, मोटिवेट कर सकते हो कि आप ये आराम से कर सकते हो। वीकनेस है, उसको कैसे मास्क करके उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, वो चीजें करना है। आप सबसे अनुरोध है, अगर आपको केयर प्लान नहीं समझ में आ रहा, हमसे जुड़िए, मेरे साथ बात कीजिए, मैं आपको केयर प्लान बनाने में हेल्प करूंगा। सही बात है। दूसरी चीज है असेस द मेडिकल नीड्स, कि क्या क्या चीजें मेडिकल में रिक्वायर्ड है, उसे मतलब मेडिसिन या फिर दवाइयों के साथ या फिर कुछ और चीजें हैं, जैसे अगर ऑर्थोपेडिक कोई प्रॉब्लम है तो उसमें, मेंटल कोई प्रॉब्लम है तो उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसका एक लिस्ट बनवाओ, असेसमेंट करो। मेडिकेशंस रेगुलरली जा रही है या नहीं जा रही है, वो भी एक असेस करना है, केयर गिवर का ही काम है। बेसिक नीड्स जो जो भी है वो भी असेस करना है, जैसे खाना पीना वगैरह, घूमना, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करवाओ, वो सब चीजें। प्रिपेयर मील्स भी सही मील सही टाइम पे जाने चाहिए, जैसे ब्रेकफास्ट का इम्पोर्टेंस है, लंच, डिनर, स्नैक्स वगैरह अच्छे से, अच्छा फूड जाना चाहिए। हाउस कीपिंग, मतलब अच्छी बेडशीट्स वगैरह अच्छे से रखो, मतलब अच्छा एनवायरनमेंट रखो, हेल्दी एनवायरनमेंट रखो, तो उससे भी बहुत अच्छा रहता है। हाइजीन लेवल हाइजीन, बढ़िया होना चाहिए। हाइजीन वगैरह, वही ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसे घुमाओ। क्या काफी बार कैसे एक ही जगह पे बैठ के लोग बोर हो जाते, तो यहाँ से यहाँ पे घुमाओ। कंपेनियनशिप, आप उससे मतलब हस्बैंड वाइफ है तो उन दोनों को एक साथ बैठो, बात करो, कंपेनियनशिप का मतलब सपोर्ट दो।
परफॉर्मेंस कैसे अच्छे इंप्रूवमेंट्स किस तरह इम्पोर्ट हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पर बिगड़ रहा है, उसका एक लेवल बनवाओ। व्हाट डू यू नीड टू प्रैक्टिस, क्या क्या चीजें हमें मेनली प्रैक्टिस करना है। तो देखो, लव्ड वन के साथ कम्युनिकेशन करो जितना भी हो। हम काफी बार कम्युनिकेशन करना ही भूल जाते हैं, तो कम्युनिकेशन जितना हो सके वो सबसे बेस्ट तरीका है कि बात करो, अपना खुद का कंफर्ट लेवल डेवलप करो। सपोज कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो, वो कंफर्ट जोन में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा कंफर्ट जोन क्रिएट करो, उसके बाद बात करना शुरू करो। सब्सटेंस अवॉइड करो, ठीक है। स्ट्रेस लेवल, रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो हम नेक्स्ट में वही करेंगे कि क्या कौन कौन सी रिलैक्सेशन टेक्निक्स, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह है उसे प्रैक्टिस करना है, और क्या चेंज है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। हाँ Correct. बेसर जन मैं रड्डू को लग जाओ। सो अभी तो मैंने मतलब डिटेल में कुछ चीजें नहीं गए हैं। हम नेक्स्ट सेशन जो प्राइमरली यही टेक्निक्स पे काम करना है, उसके लिए हम डिटेल में जाएंगे, ठीक है ना। एक साइकोलॉजिस्ट है हमारे साथ, हमारे डॉक्टर है साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर, उनके साथ बिठा के आपको क्या क्या चीजें प्रैक्टिस करनी है पर्टिकुलरली साइकोलॉजिकल वेलबींग में, उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन लेंगे, ठीक है ना। अभी मैंने आपको सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में किया है। अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कभी भी कनेक्ट कर सकते हो। विपुल सर, थैंक हमें यू, एज अ एक मिनट थैंक यू विनायक जी। विपुल, थैंक यू विपुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एकदम मैम क्वेरी पूछेंगे। हाँ जी एकता जी, गुड इवनिंग। मैं गुड आपको क्या इवनिंग। कह रही हूँ कि एज अ केयर गिवर हमें जो अपने वॉरियर को समझाना है कि रादर देन फोकस ऑन प्रोग्रेशन और फ्यूचर, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, व्हाट दे हैव टू काउंसिल टू देयर वॉरियर, हाउ दे हैव टू टेक ओवर दैट, एक ये हमें समझना है। देखो आप बता रहे हो वैसा सही है। देखो आप बोल रहे हो कि फ्यूचर के बारे में टेंशन लेने भी है, अभी प्रेजेंट में वो कैसे करना है। तो सबसे पहले उन्हें जो पास्ट अचीवमेंट्स है, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया है, वो उन्हें याद दिलाना पड़ेगा। क्योंकि कैसा है कि जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं तो हम क्या क्या अचीव किए हुए वो चीज नहीं कर सकते, वो उन्हें याद नहीं आती है। तो सबसे पहले उन्हें ये बताओ कि ये सब चीजें आपने ही अचीव की है, आपकी वजह से ही हुई है, ठीक है। तो उससे उनका एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव अभिगम आएगा। हम बोल सकते हैं कि हम ये चीज मैंने की और मेरे से होगी, ठीक है ना। उनका सेल्फ एक आपने कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सेल्फ जाएगा। कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। दूसरी चीज, आप उन्हें ये बता सकते हो कि जो भी हमने सीखा है, जैसे सपोज मैं घर में हूँ तो मेरे कोई भी रिलेटिव है मेरे से जो बड़े हैं, तो उनसे हम ये चीज भी बोल सकते हैं कि हमने जो भी सीखा है तो वो हमने आपसे ही सीखा है। आपने जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे इस चीज को हैंडल किया हुआ है पास्ट में, उससे हम सीखे। तो आप भी ये कर सकते हो। ये एक बीमारी है, उसकी वजह से आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो या हैंडीकैप महसूस कर रहे हो। जैसे आप एग्जांपल भी दे सकते हो कि अगर कोई रनर है, वो अगर फ्रैक्चर हुआ तो वो दौड़ नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर वो टेम्पररी नहीं कर सकता, तो उसे दौड़ना है। तो आप भी उसे ये समझाओ कि बिकॉज ऑफ इलनेस हम कुछ चीजें अभी नहीं कर सकते, दैट डजंट मीन कि हम आगे भी नहीं कर पाएंगे। हम उसमें से निकलेंगे और निकल जाएंगे। ये भी एक बीमारी की तरह ही लो, ये एक बीमारी है और उसमें से आप निकलोगे तो आगे भी जाके ये कर पाओगे। मीन्स केयर गिवर, हमें हमें उनको यही बताना है कि डर के आगे जीत है। जीत है। सो सेल्फ मोटिवेशन रिक्वायर्ड, और हेल्प के लिए हेजिटेशन नहीं होना चाहिए वॉरियर को नहीं भी। होना चाहिए, यस। डेफिनेटली दे हैव टू आस्क एंड बिलीव इन सपोर्ट, देखो रिवर्सल आल्सो। हम कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में तो सपोर्ट लेना कोई बुरी चीज नहीं है। काफी लोग यही डेफिनेटली। सोचते हैं कि मैं सपोर्ट ले रहा हूँ दैट मीन्स कि मैं डिपेंडेंट हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। उन्हें ये समझाए कि काफी बार सपोर्ट की जरूरत होती है, एक टाइम के लिए वो सपोर्ट लेना पड़ता है, उसके बाद आप वापस अपने आप करने लग जाओ। डेफिनेटली। और दूसरा मैं कह रही हूँ कि जैसे कोई भी स्टेज आता है, लाइक स्वेलोइंग इश्यू है,
So we should be mentally ready for Hmm. feeding tube, or if we have a breathing issue, then we should use BiPAP machine, or Hmm. whatever doctor's advice is there, we should accept it. मीन्स ये नहीं सोचना है कि ये मेरा परमानेंट है. सही क्या है, होता है कोई इसमें भी चीज ट्रॉमा टेम्पररी है. ट्रॉमा वो इंक्रीज हो आप रहा है. एक चीज हमेशा याद रखो, उन्हें ये बोलो कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये Definitely. वक्त भी गुजरने ही वाला है, अच्छा हो या बुरा हो, बुरा है वो भी गुजरने वाला है, सबकी लाइफ में अप डाउन आने ही वाले हैं. तो उन्हें ये समझाओ कि ये टेम्पररी हमारा बेड टाइम चल रहा है, इसमें से भी अच्छा वक्त लाना है तो हमें ये प्रोसीजर में जाना पड़ेगा, एक ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा डॉक्टर में, Definitely. उसके बाद हम आगे जाएंगे. सो दूसरा एक और मैं पूछ रही हूँ आपसे कि जो मूड स्विंगिंग है, मूड स्विंगिंग के लिए जो बेटर, जो वॉरियर को जो अच्छा लग रहा है वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके उस पे प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करके उसको डेवलप किया जाए तो उसका प्रोग्रेशन कितना स्लो हो सकता है. व्हाट डू यू से अबाउट दिस? प्रोग्रेशन मतलब किस चीज का प्रोग्रेशन आप बोल रहे हो स्लो हो सकता है? प्रोग्रेशन का डिजीज प्रोग्रेशन है. ओके, हाँ, डिजीज का डेफिनेटली प्रोग्रेशन में कितना इम्पैक्ट आता है कि बहुत ज्यादा इसमें इफेक्ट गुडविल है. हार्मोन्स रिलीज होने से. मैं यही बता रहा हूँ कि मैंने हाँ. अभी कैंसर के 4-5 पेशेंट देखे कि उनकी जो ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स थी वो पहले साइकेट्रिक हेल्प के पहले की और साइकेट्रिक हेल्प के बाद में बहुत ज्यादा 50 to 60% चेंज मिल गया है. कि जैसे जब आप मेंटली सैड थे, बहुत ज्यादा इम्प्रूव नहीं थे, मतलब मूड बहुत ज्यादा स्विंग्स हो रहे थे, और जब साइकेट्रिक हेल्प लेने के बाद मूड स्विंग्स कम हो गए, आप खुश रहने लगे, तो उसके कारण ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स पे भी बहुत ज्यादा असर हुआ. उनकी जो मेडिकेशंस है, उनके जो डोजेस लेने होते कीमो रेडियो, उसका भी इफेक्ट बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग होता है. जब हम खुश रहते हैं तो सेल्फ हीलिंग अपने आप होने शुरू होता है. मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप दुखी हो और आप अपना सिर पछाड़ोगे कहीं पे भी तो आपको दर्द होगा, लेकिन अगर आप खुश में हो और आप सिर मारोगे तो आपको दर्द नहीं होगा. तो दैट इट वाज द पेन किलर की तरह भी काम करता है, ठीक है ना. और सेल्फ हीलिंग होता रहता है, आप जितना भी खुश रहोगे आपके जो सेल्स है वो सेल्फ हीलिंग करते रहेंगे. उसके अलावा इम्पोर्टेंट जो है कि डाइट भी ऐसा होना चाहिए जिससे आप उसको एंजॉय करो. ऐसा नहीं है कि मुझे दिया जा रहा है, मैं खा रहा हूँ, व्हाटएवर सप्लीमेंट्स आर गोइंग ऑन, दैट इज आल्सो बर्डन. सो हाँ, डेफिनेटली. हाउ वी नीड टू चेंज दिस थॉट? सी, सबसे पहले कि यू कैन डू वन थिंग, जो भी पसंद है उस हिसाब से थोड़ा चेंज करो डाइट में. समझो कि अगर उन्हें पसंद ही नहीं और आप जबरदस्ती खिलवा रहे हो तो दैट विल बी लाइक टॉर्चर. तो आप क्या करो, उन्हें जो पसंद है उस वेरिएशन में थोड़ा उनकी हेल्थ के हिसाब से बनाओ, वो एक चीज कर सकते हो. या रूटीनली सपोज कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डायबिटीज है लेकिन हफ्ते में एक बार उनकी पसंद की थोड़ी चीज उन्हें चखने के लिए दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई डॉक्टर मना नहीं कर रहा है, ठीक है. पर वो रेगुलर रूटीन में नहीं होना चाहिए. तो हेल्दी डाइट के लिए थोड़ा वेरिएशंस लाओ, हेल्दी रखो पर थोड़ा वेरिएशंस लेना पड़ेगा. अगर मैं ही सपोज मैं बीमार हूँ, आप मुझे बोलो कि सूप पीते रहो आप 10 दिन तक, डेफिनेटली मैं यही सोचूंगा कि भले मैं बीमार रहूं मुझे सूप नहीं पीना है, क्योंकि इट्स लाइक ए टॉर्चरिंग. आप मेंटल टॉर्चर में रहोगे. और जो लोग, तो मैं बोल रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5 महीने से हो रहे, तो हमें उन्हें उनका फूड भी एक बार देना चाहिए. आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आप 2 दिन 3 दिन अच्छे से ये खा लो, उसके बाद में आपको आप जो बोलोगे वो एक दिन दे दूंगा. तो आप ऐसे भी कर सकते हो. तो दैट विल बी लाइक वो 2 दिन अच्छे से खाएगा, तीसरे दिन लेने के लिए. जैसे नॉर्मली हम जब हम कॉलेज लाइफ में थे तो मंडे टू सैटरडे हम नॉर्मल खाना खाते थे, लेकिन संडे फिस्ट होती थी, ठीक है ना. तो वो खाने के लिए सब लोग संडे खाते ही, तो वो चीज इसमें भी रखनी पड़ेगी आपको. सर एक क्वेश्चन है सर, हमारे डायटिशियन को आप समझाइए, वो हमें कुछ खाने नहीं देती. नहीं, खाना तो दे, मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा खाओ. ऐसा नहीं है कि नहीं खाना है, सबको छोड़ तो देना ही नहीं है, खाओ, लेकिन उसके बाद थोड़ा आउटपुट बढ़ा लो. सपोज आप डायबिटिक हो और आप खाना चाहते हो मीठा, तो थोड़ा एक्सरसाइज करके थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा 2-3 दिन एक्सरसाइज बढ़ा के एक दिन खा लो, थोड़ा सिंपल चीज है. एकदम दूसरे सही दिन है. कंट्रोल कर लो. वो तो करना ही है. देखो मैं भी समझ रहा हूँ कि मोनोटोनस लाइफ किसी को पसंद नहीं होती है, तो थोड़ा वेरिएशंस उसमें ही लाना सीखना पड़ेगा.
जो भी Correct, इंग्रेडिएंट्स एडवाइस किए उसमें से वैरायटी ढूंढना एक क्रिएटिविटी होती है। हाँ वही करना है ना। अभी अभी वही तो चीजें है कि देखो अभी सबसे पहले हम सिंपली चीजें दी है तो मैगी मैगी लोग बोल रहे थे कि उसमें आटा आता है वो आता है तो अभी आटा किया है उसके बाद वो किसके बोलते हैं वो क्या बोलते हैं पास्ता, ओट्स की ओट्स। ओट्स, हाँ हाँ ओट्स वाली मैगी भी आ गई ना लोग ने उसमें भी हाँ। वेरिएशन तो निकाले ही, अभी वो हेल्दी हो गई हम्म, तो जिसको पसंद है वो अभी ओट्स की खा सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ऐसे ही इंग्रेडिएंट सेम रखो लेकिन थोड़ा वेरिएशंस लाओ उनके हिसाब से। लेकिन वो डायटिशियन हेल्प नहीं कर रहे हैं ना, वही प्रॉब्लम है। नहीं नहीं उनको भी हम बताएंगे ठीक है ना। मैं उनको आपके पास भेजता हूँ, आप वो थोड़ा डेफिनेटली उनको गाइड कीजिए। आप मुझसे बात करोगे मैं उनसे बात कर लूंगा ठीक है ना। ओके, थैंक यू। ओके ओके। अच्छा, ग्रुप में किसी को भी कोई क्वेरी हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हाँ आप कभी भी मेरा नंबर भी सबको भेज दीजिए कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं ठीक है। हाँ हेलो। सर। ओके। हाँ शुभजीत बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए सुभा जी। हाँ मेरा मम्मी को तो 6 साल से ये मेंढी का बीमारी है। तो हाँ। अभी उनका एक साइकियाट्रिस्ट दिखाया था। तो हम्म साइकियाट्रिस्ट उनको डॉक्सीपिन हाइड्रोक्लोराइड जो टैबलेट है 10 मिलीग्राम का हम्म स्पेक्ट्रा 10 और हम्म। स्पेक्ट्रा 10 दे रहे। ओके लॉन्ग टर्म में ले सकते डिप्रेशन के लिए। हाँ लॉन्ग टर्म में ले सकते हैं लेकिन कैसा है कि अगर उनको सब कुछ इम्प्रूव हो जाए तो उसके बाद इसको एक मेंटेनेंस डोज पे रख दो। उनकी उम्र कितनी है? 53। 53 है ना तो उनको लॉन्ग टाइम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी 6-12 महीने तक से ज्यादा नहीं पड़ेगी। लेकिन आप क्या है कि 2-3 महीने पे एक बार असेसमेंट करवाते रहो और उसके बाद अगर सब कुछ सही रहे तो एक मेंटेनेंस डोज पे रखो। बाकी सब दवाओं की जरूरत नहीं अभी पड़ेगी एक ही अभी वो दवा अभी मेंटेनेंस। वो 2 महीने लिया। 2 महीने लेने के बाद उनका इम्प्रूवमेंट हुआ। डिप्रेशन अभी नहीं आता है। तो अभी असेसमेंट मतलब कैसे हम समझ सकते हैं आप असेसमेंट। एक बार आप जिस साइकियाट्रिस्ट से मिले हो उनसे ही एक बार मिलो और उनको बोलो कि अभी 2 महीने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं चल रहा है तो वो इसमें से एक दवाई बंद करके एक का जो मेंटेनेंस डोज है वही शुरू कर देंगे। ये दिन में 2 बार चल रहा है अभी। दिन हाँ में 2। इसीलिए ना 2 बार मतलब कैसा है कि मैंने अभी उनको असेस नहीं किया है। अगर आपको ऐसा है तो आप मुझे कभी भी वीडियो कॉल पे एक बार उनसे बात करवाइए तो हम उनके असेस करने के बाद जरूरत पड़ी तो उनको एक मेंटेनेंस डोज पे थोड़े टाइम तक की रखने के बाद छोड़ देंगे। और साथ में मैंने बताया एक्सरसाइज दिमाग में जो भी चीजें आ हाँ रही है हाँ उसके बारे में लिखना करो शेयर हाँ करना रखो वो सब चीजें करने से हाँ वो सब तो ठीक है वो तो सब। उसके बाद और जरूरत नहीं पड़ेगी। बोल रहे जी इसका की कोई साइड इफेक्ट है मतलब ये आपका सोयलिंग पैर में सोयलिंग कुछ ऐसे हो सकते नहीं नहीं साइड इफेक्ट्स में इतना जो डोज चल रहा है उसमें इतने साइड इफेक्ट्स नहीं हो सकते कुछ भी नहीं होगा। आपका ये आपका सॉइल मतलब जो सलाइवा होता है सलाइवा थोड़ा कम होगा ऐसे कुछ होता है। हाँ वो थोड़ा कम हो सकता है। वो टेम्पररी साइड इफेक्ट्स होते हैं वो परमानेंट नहीं होते कभी। जो ओ, सलाइवा सूखने लगता है थोड़ा कॉन्स्टिपेशन वगैरह होने लगता है हाँ हाँ ये हाँ हाँ। थोड़ा टेम्पररी साइड इफेक्ट्स है। वो जब आप दवाई का डोज कम करोगे या फिर ये दवाई थोड़े टाइम तक कंटिन्यू रखेंगे 4-5 महीने तक तो वो ओके अपने आप बॉडी उस पर यूज हो जाएगी और वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके 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 ओके, ठीक है। राजेंद्र जी अपना क्वेश्चन पूछिए, राजेंद्र जी। जी सर, थैंक यू। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ जी। जी सर, एक्चुअली मेरा नाम राजेंद्र है। हाँ जी। मैं हरब सर से बात कर रहा हूँ, पुणे। आई एम ए यूपीएससी एस्पिरेंट एक्चुअली। ओके वेरी गुड। तो मेरा पढ़ाई ठीक ठीक ठाक चल रहा था लेकिन सिंस 10 डेज मुझे एक्चुअली बैक साइड को कुछ पेन होता है। मतलब पेन लाइक ऐसा हैंग होता है थोड़ा सा। मतलब पढ़ते पढ़ते कुछ समझ में नहीं आता है, पूरा साइलेंट हो जाता है और अलग अलग थॉट आते हैं। मतलब जो कुछ मैंने पढ़ा है उसके ऑपोजिट ही कुछ लगता है। फिर कहाँ पे मन नहीं लगता है आजकल 10 दिन से। तो मैंने मतलब काफी ट्राई किया कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ या तो मैंने जनरल हॉस्पिटल में भी दिखाया तो बोले कुछ आपको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। लेकिन आज तक तो मैं उनके पास गया नहीं। तो मैंने एक दोस्त को मेरे आई टोल्ड टू माय फ्रेंड अबाउट दैट। सो उन्होंने मुझे रेफर किया कि ऐसा ऐसा सेशन है आज, यू शुड जॉइन इट। तो मैंने ज्वाइन किया है। सो मुझे कुछ गाइड करोगे आप सर प्लीज? देखो नॉर्मली क्या है कि सबसे पहले आप बोल रहे हो कि 10 डेज से ही है उससे पहले कभी सिमिलर प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ ना? नहीं सर।
ओके 10 डेज से होना। अब वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो? सर दोनों भी। दोनों। ओके फाइन, ठीक है। आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते हो या फिर जैसे अभी यूपीएससी एस्पिरेंट हो आप तो मतलब पूरा दिन पढ़ाई में ही रहते हो वगैरह? नहीं सर, एक्सरसाइज तो होता है, मतलब जिम हो गया। एक्चुअली आई एम ट्राइंग फॉर आईपीएस, सो दैट्स व्हाई मैं करता हूँ, मतलब जो कुछ प्रॉपर रहे। वेरी गुड। आपकी पढ़ाई का मतलब तरीका सेम ही है या फिर अभी लास्ट कुछ टाइम से आपने चेंज वगैरह कुछ किया है? नहीं सर, एक्चुअली मतलब जो रेगुलर शेड्यूल है वही है, लेकिन हाल ही में मतलब मैं आई एम थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स, मतलब इफ आई विल बी नॉट सिलेक्ट देन व्हाट, ऐसा वैसा थोड़ा रॉन्ग थॉट्स। अभी वही ये थॉट्स आने लगे तो दैट मीन्स कि कभी आपके कभी फ्रेंड से या किसी के साथ ये चीजें हुई है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं होगा या किसी का नहीं हुआ हो वगैरह? अभी आपने किसी से सुना हो ऐसा कुछ? जी जी है, मतलब मेरा रूममेट ही है जो कि 3 या 4 बार ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक कुछ सिलेक्ट नहीं हो पाया है, तो ऐसा है। तो मतलब देखो आपका मतलब शुरुआत थोड़ी एंजाइटी हो गई है कि जैसे आपके पार्टनर ने नहीं कर पाया है तो एक डेफिनेटली आप उनके साथ रह रहे हो तो वो चीजें बातचीत में कभी ना कभी तो निकलती होगी कि आप मैंने 3 ट्राई अच्छे से किए लेकिन नहीं हो पा रहा हूँ वगैरह वगैरह, ठीक है ना? तो जी उसके कारण एक दिमाग में कोई थॉट्स बैठ गया हो, उसके कारण वो थॉट्स एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा थॉट्स आ सकता है। तो अभी अभी आप एक काम करो, आप जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना उसका एक डायरी बनाओ और डायरी में लिखो उसमें जी से क्या थॉट्स रिपीटेडली आ रहे हैं और जिस थॉट्स के बारे में आप लॉजिकली रीजनिंग करके उसे निकाल सको वो निकालने का ट्राई करो। जैसे कि बंदे ने 3 ट्राई किए लेकिन वो नहीं सक्सेसफुल हुआ तो वो अलग चीज है। कुछ लोग फर्स्ट ट्राई में भी कर सकते, कुछ लोग 3 ट्राई में भी नहीं कर सकते, कुछ लोग 10 ट्राई में भी नहीं कर सकते। तो जी आपको उसको एक लॉजिकल रीजन देना पड़ेगा। हर एक थॉट को लॉजिकल रीजंस देके उसे वहीं पे खत्म करो, दिमाग के लेवल पे नहीं करो। अगर आप सोचते सोचते ये सब चीज करोगे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा ऑटोमेटिक थॉट्स चलते ही रहते हैं। तो हमें उसे लिख के हर जगह पे उसे ब्लॉक करना है, जो एक्सेस थॉट्स है उसे ब्लॉक करते रहना है, ठीक है ना? आप ऐसा करो, हफ्ता ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट करना, फिर मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है, ठीक है ना? सर, कैन आई गेट योर नंबर? या और सर मैं राजेंद्र, ये आप ये ऐसा सोचो कि आप, मैं तो ये मानता हूँ कि आप फर्स्ट टाइम में ही आप पास हो जाएंगे। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है। नहीं हो जाएंगे, लेकिन वही तो अभी आपका ये प्रॉब्लम है तो उसे कैसे हैंडल करना है वो भी मैं समझाऊंगा। आप जो मैंने ये प्राइमरली चीज बताई उतना कीजिए और मेरा नंबर आप इनसे ले लीजिएगा, ये आपको बता देंगे, ठीक है? आप कभी भी एक्चुअली मुझे फर्स्ट थिंग सर, मैं मतलब किसी को जानता नहीं हूँ यहाँ पे, मेरे दोस्त ने मुझे रेफर किया हुआ है, ओके सो ठीक है, तो आप नंबर लिख लीजिए मेरा 740 जस्ट मिनट सर, जस्ट मिनट। यस सर। 740 740 56 56 717 717 88। 88। यस सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके। ओके, थैंक यू राजेंद्र जी। और जी सर। और किसी को कोई क्वेरी होगी तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। और आप कभी भी इसके बाद भी पूछ सकते हो, सपोज आपको यहाँ नहीं पूछना है, मैंने आपको नंबर बताया, आप कभी भी मुझे पर्सनली भी कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। एकदम और कोई क्वेरी है आपको पूछना है? विपुल सर, अपना है ना, हाँ। कोई भी वॉरियर है सो अगर वो विजन बोर्ड बनाते हैं फॉर रिवर्सल एंड व्हाट एवर द करंट प्लानिंग है, उसको कैसे आगे अचीव करना है, सो वो कितना हेल्पफुल है? हेल्पफुल तो रहेगा ही ना, डेफिनेटली हेल्पफुल है। कितना तो हेल्पफुल है बनाना देखो, चाहिए विजन बोर्ड। बनाना चाहिए लेकिन वही कि थोड़ा रियलिस्टिक बनाओ, थोड़ा डेफिनेटली रियलिस्टिक। रियलिस्टिक, ऑलरेडी लाइक वट एवर गोइंग ऑन आई एम बिलीविंग। मैं हम्म अपना रिवर्सल पर बिलीव करता हूँ, वट एवर आई एम टेकिंग, वट एवर आई एम हम्म ईटिंग, वट एवर आई एम डूइंग एक्सरसाइज, हम्म all are in my beneficial level. हम्म So we have to believe in ourselves first.
डेफिनेटली। तो विजन बोर्ड अगर सामने है, रेगुलरली हम उसको अफर्म करते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो कितना इफेक्टिव है। इफेक्टिव है, लेकिन दैट विल टेक, देखो ये सस्टेनेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है कि अगर आप उसमें चीजों पे सस्टेन रहोगे और वी कैन से 2-3 महीने तक या 4-5 महीने, ये लाइक एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज करने शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स वी कैन डिवाइड दोज थिंग्स, बट इसका इफेक्ट आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म ही मिलेगा। इट्स लाइक अगर आप ये चीजों 2-3 महीने तक लगातार करते रहे तो ही आपको दिखेगा, ठीक है ना। आपको मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स इसमें ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म गोल्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। एंड मेडिटेशन और प्राणायाम ये सब भी इम्पोर्टेंट है। प्राणायाम वगैरह, मेडिटेशंस, देखो मेडिकेशंस और मेडिटेशन तो है, मेडिटेशन ओनली। मेडिटेशंस में कैसा है कि अगर कुछ चीजें एक्यूटली चल रही है आपके दिमाग में तो उस टाइम पे मेडिटेशन नहीं करो, दैट इज माय एडवाइस। क्योंकि उस टाइम पे अगर आप दिमाग आंखें बंद करके सोचने लगोगे तो वही चीजें चलती रहेगी। तो एट दैट टाइम आप प्राणायाम, योग, एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान दो, या फिर लिखना शुरू करो। आंखें बंद करके सोचना उस टाइम पे जरूरत नहीं है। एक बार थोड़ा अच्छा हो जाए उसके बाद आप मेडिटेशन का रोल ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। फाइन, ओके, थैंक यू सर। गीता जी आप अनम्यूट कीजिए, गीता जी। और किसी को कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। हेलो, हाँ जी, सर नमस्ते। नमस्ते। सर ये कह रहे थे सर, मेरे फादर को इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रह रहा है, मतलब एक्सेस हंसना रोना ऐसे रह रहा है, अनकंट्रोलेबल। आपके फादर को मतलब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इमोशंस का? नहीं, बहुत ज्यादा हंसना तो कभी रोना, बहुत ज्यादा। कभी हंसना कभी रोना। देखो आप जो बता रहे हो, एक काम करना, आप जब भी आपके फादर आपके पास हो तो मुझे मॉर्निंग के टाइम पे आप एक कॉल करना, तो हम उनका डिटेल हिस्ट्री लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जो बता रहे हो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और उनकी एज कितनी है? 54। तो आप मुझे एक बार पर्सनली एक बार कॉल करो, तो उसके बारे में हमें डिटेल जानना पड़ेगा, उसके बाद मैं ज्यादा बता पाऊंगा उनके रिलेटेड। ओके सर। ओके, थैंक यू विपुल जी। और कोई क्वेरी नहीं है किसी को? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय दिया। थैंक यू। और थैंक यू सर। थैंक यू। सभी को रिक्वेस्ट है, आप अनम्यूट करके आप सर को थैंक यू बोल सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच विपुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। आप अभी हम अगला सेशन आगे भी रखेंगे आपका कीमती टाइम लेके। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और सर वील मीट नेक्स्ट टाइम। और मैं आपको सभी को बता दूं कि हमारे ये वीकेंड में एक बड़ी सेलिब्रिटी आ रही है हमें मोटिवेट करने के लिए। तो आप सब लोग अपनी सीट की पेटियां बांध दीजिए, हम मोटिवेट होने वाले हैं ये वीकेंड पे। थैंक यू एवरीवन।